Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को, जिसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और ये बेस्ट वे रहेगा इंग्लिश पेडागोजी या सब्जेक्ट पेडागोजी, क्योंकि 15 मार्क्स में आती है, तो स्पेशली इंग्लिश हो या हिंदी हो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है समझने में, क्योंकि लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप सिलेबस भी उठा करके देखते हैं तो कुछ को पहले कराया हुआ है, जैसे कि एक्विजिशन और लैंग्वेज एक्विजिशन, और इसके अलावा लर्निंग में डिफरेंस है, या स्टीफन क्रेशन की कुछ चीज़ें हैं, या आगे भी हम कुछ टर्म्स में जिनको समझेंगे। बट अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सीरीज भी फॉलो करते हैं, इंग्लिश पेडागोजी हुआ, हिंदी पेडागोजी हुआ, इवन ईवीएस में तो चलो फिर भी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो ये बेस्ट वे रहता है कि आप 15 में से एटलीस्ट 12 प्लस तक जा पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले, स्पेशली अभी जो दिसंबर 2019 में डिस्कस हुए हैं या पेपर में पूछे गए हैं, उनको समझेंगे। और आप अगर पेपर उठा करके देखते हैं, आपको मिलेंगे इतने सारे टॉपिक, क्योंकि टॉपिक सिलेबस सेम है और सिलेबस से बाहर जाता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली टॉपिक्स हैं। जैसे बिग्स का टॉपिक हुआ, रियलिया हुआ, जो कॉन्सोनेंट वॉवेल का नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और वॉवेल, इन सब की बात होती है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप साथ में लेकर के चलेंगे और किसी भी एक नोटबुक में साथ में नोट करते रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, है ना। तो एक बार मैं देखती हूँ सभी को। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सभी को हैप्पी शिवरात्रि। बिल्कुल यतीश। बफरिंग, एक मिनट को। हाँ बिल्कुल, अभी क्लियर है। स्टार्ट करते हैं फिर आज का काम। हाँ, शायद बफरिंग है आज। एक मिनट देखने दो, पता नहीं क्या इशू। ठीक है, अभी चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पीडीएफ जो कल वाली है वो भी शेयर हो जाएगी और परसों वाली भी, अभी याद आया मुझे कि की नहीं है मैंने शेयर। खैर, तो बेसिक चीजें हैं कुछ। अगर आप वैसे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, लैंग्वेज एक्विजिशन और जो आपका लर्निंग है उसमें डिफरेंस हो गया, कितने नंबर ऑफ साउंड्स हो गए वॉवेल के, मॉर्फीम, फोनीम, ये सब रिपीट होते हैं हर बार। ठीक, हर बार बिग्स हो गया, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे टीएलएम्स हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, जो रिपीट होते हैं। तो इनको डिस्कस कर लेंगे एक अलग से वीडियो में भी, और क्वेश्चंस के थ्रू बेस्ट वे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, सीटेट से ज्यादा कहीं रिपीट नहीं होते होंगे क्वेश्चंस, अगर आप उठा के देखें तो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट व्हाट। ठीक, अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मल्टीलिंगुअल नेचर है, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी। ठीक, आसान भाषा में बिल्कुल समझेंगे क्योंकि समझने आए हैं आप। बहुभाषी जो प्रकृति है किस चीज की, जो इंडियन क्लासरूम्स हैं, जो भारत में कक्षाएं हैं जहां पे पढ़ाई होती है, सिखाया जाता है बच्चों को, वो बहुभाषी हैं। क्यों है? क्योंकि अलग अलग इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, जो बच्चे अपने परिवार से, जो उनकी मदर टंग है, वो लेकर के आ रहे हैं क्लासरूम में, और सब अपने अपनी भाषा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही हैं। जरूरी नहीं है सबकी भाषा स्टैंडर्डाइज्ड हिंदी ही हो या इंग्लिश ही हो, कोई गुजराती में बोलेगा, कोई उर्दू का प्रयोग करेगा, कोई मराठी में भी बोल सकता है, वो डिपेंड करेगा। बच्चे अलग अलग जगह से आ सकते हैं, अलग अलग भाषाओं को लेकर के आ सकते हैं, तो इसलिए बहुभाषिता इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस। भाई रिसोर्स इसलिए है, हम मल्टीलिंगुअलिज्म, ये दो शब्द बहुत, एक नंबर तो कहीं नहीं गया हर बार का। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब रिसोर्स। ठीक, बहुभाषिता क्या है? एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, जिसको आप एक संसाधन की तरह यूज करेंगे, लेकिन कैसे है वो आप यहां देखेंगे, समझेंगे। चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस, क्योंकि बहुत भाषाएं सीख सकते हैं बच्चे, इसलिए रिसोर्स है। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचर की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी, मे बी, बट बेस्ट ऑप्शन चूज करना है एज यूजुअल। एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, भाई हर एक बच्चा सिक्योर फील करेगा और एक्सेप्टेंस आएगी उसको, उसके दिमाग में कि मुझे भी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्लास में, मेरी भी एक जगह है। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, अब ये तो बहुत ही नेगेटिव बात है। बच्चे रोबोट्स नहीं है, या कोई भी एक ऐसा नहीं हो सकता कि सब सेम पेस पे सीखे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको सीडीपी हेल्प करती है ना। तो चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस इसलिए रिसोर्स है, जरूरी नहीं है पूरी भाषा कैसे सीख सकते हैं बच्चे, बट हाँ कुछ कुछ चीजें वो दूसरी भाषाओं की भी सीखेंगे। ठीक है, टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अब टीचर को अगर लैंग्वेज कोर्स करना हो तो कहीं और से जाकर के कर लेगा, है ना। बात क्या हुई? सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, यहां चार ऑप्शंस में से बेस्ट है जो एक नंबर दिलाएगा। अब हमें एक नंबर कौन दिलाएगा? जो बेस्ट ऑप्शन होगा चार में से।
ठीक, तो एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, हर किसी को एक तो अहमियत फील होगी अपनी कि भाई मेरी भाषा को भी ना टीचर सम्मान देता है, आपने एक शब्द उसकी भाषा में समझा दिया या यूज कर लिया या आपस में बच्चे बात कर रहे हैं तो आप डांट नहीं रहे, है ना, क्योंकि जब तक सहज या अभिव्यक्ति नहीं आएगी, एक्सप्रेशन नहीं आएगा क्लासरूम में, तब तक मजा नहीं आएगा और बच्चे लैंग्वेज की क्लासरूम में एटलीस्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे खुद को। तो सबसे पहले जरूरी है कि एक्सप्रेस कर पाए, उसके बाद आप हिंदी सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, जो भी करना है करिए। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है और इससे बच्चे सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, भाषा बदलेगी क्वेश्चन की, टॉपिक्स नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अगर यही मल्टीलिंगुअलिज्म को हम यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि भाई अलग अलग बच्चे हैं, कुछ कुछ अपनी भाषा के शब्द यूज करते हैं और सबको एक्सेप्टेड फील होगा क्लासरूम में कि हाँ हम हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिंदी या इंग्लिश बोल रहा है उसी की वैल्यू है। सेकेंड क्वेश्चन है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1, भाई एक इंग्लिश की किताब है, बुक है जो क्लास फर्स्ट के लिए बनी हुई है, पहली कक्षा के लिए। ठीक, स्टार्ट्स विद पिक्चर्स, पिक्चर्स से शुरू होती है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। पिक्चर्स से शुरू होती है, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, है ना, पोयम्स हैं इसके अंदर, स्टोरीज हैं, पोयम्स हैं, स्टोरीज, एंड एंड्स विद अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स पर आकर के खत्म होती है। या हम पहले इस बुक में बात करते हैं कक्षा 1 की पिक्चर्स की, फिर हम बात कर रहे हैं पोयम्स की, फिर हम बात कर रहे हैं स्टोरीज की, देन अल्फाबेट्स को हम सिखा रहे हैं। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई, मतलब विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट, ये जो अरेंजमेंट है ना कि पिक्चर्स हैं, स्टोरी है, उसके बाद बात हो रही है अल्फाबेट्स की, क्या है ये, टॉप डाउन अप्रोच है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, एक्लेक्टिक अप्रोच है या बॉटम अप अप्रोच है? आंसर कीजिए फटाफट से। बफरिंग यहां से नहीं है, अब तो क्लियर है एकदम, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कॉमन टॉपिक्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएंगे। आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा गलत आंसर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। देखो ये बॉटम अप नहीं हो सकती, बॉटम अप अप्रोच तब होती है जब आप अल्फाबेट से या वर्ड्स से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्टोरी की तरफ जा रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप। लेकिन स्टोरी, कहानी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, पोएम्स हो सकती हैं, जब आप डायरेक्ट बच्चे को याद करा रहे हैं या समझा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और उसके बाद आप ये समझा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल जो ये वर्ड है ये यहाँ नाउन का काम करेगा, ये इसका काम करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है वर्ड्स का, सिंटेक्स ये है, तो आपने स्टोरी से या जो एंड गोल है, जो लैंग्वेज को यूज करना, वहां से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तोड़ते हुए, तो वो टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन जब आप वर्ड से या अल्फाबेट से, जैसे हम वो फोनीम में करते हैं ना, वही CH से च की साउंड बनेगी, फिर उसके बाद आपने कुछ लिख करके दिखाया, चेयर लिख करके दिखाया, तो वो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वर्ड से या अल्फाबेट से, तब वो बॉटम अप, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ कहां है, जो स्टोरी है, कंप्लीट सेंटेंस जिसको आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्टोरी से नीचे की तरफ अल्फाबेट्स, वोकैब वगैरह पर आ रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन है। इसलिए जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच कहलाएगी, ना कि बॉटम अप। ठीक है बात, सिंपल आंसर। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होती है कि जो भाषा है, जो भी टारगेट लैंग्वेज है जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट या उस एक लैंग्वेज की क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रू आउट करिकुलम, हर एक एक्टिविटी में आपका टारगेट है या फोकस है कि भाषा भी सिखाई जाए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो वो जो लैंग्वेज है जिसको आपने मेन टारगेट बनाया हुआ है पूरे करिकुलम के थ्रू, उसकी प्रोफिशिएंसी पर आप फोकस कर रहे हैं, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट सोशल साइंस क्यों ही ना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बेसिक चीज हुई है, होपफुली क्लियर हो गई होगी। एक्लेक्टिक अप्रोच होती है, इंटरव्यूज भी होते हैं एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मतलब ये उदारवादी कह सकते हैं उसको, जिसमें ब्रॉड वे में हम देखते हैं, कोई भी हम मेथोडोलॉजी, कोई भी एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल मेथोडोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी इस्तेमाल कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम बाइलिंगुअल मेथड भी इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब मिक्सअप करके जिसकी जहां जरूरत हो। ठीक है, बड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच है। बॉटम अप अभी हमने समझा, जब आप वर्ड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप वोकैब या स्ट्रक्चर से लेकर के फिर स्टोरी की तरफ जाएंगे। क्लियर है बात? देखो हिंदी में क्वेश्चन ये आ नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी है, और मैं तो यहाँ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ हिंदी में, पेपर में आपको इंग्लिश में ही मिलेगा प्योर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image as B को D लिखा हुआ है, M को W, है ना। The child is showing the signs of what? भाई जो ये बहुत बढ़िया, साहिल सैनी, आप पहली बार जुड़े हैं, सभी नए पुराने लोगों का वेलकम है। ये किस चीज का साइन है? आपने एक बच्चे की आप नोटबुक चेक कर रहे हैं एज अ टीचर क्लासरूम में,
आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा बार बार रिपीटेडली, ऐसा नहीं कि एक आध बार हो गया तो चलो नॉर्मल बात हो सकती है, रिपीटेडली किस तरीके की मिस्टेक कर रहा है या एरर्स किस तरीके करता है, वो बी को डी लिखना, एम को डब्ल्यू लिखना, मतलब रिवर्स इमेज बनती है उसकी। जैसे हम वही बैड को डैब लिख दे, है ना, या बी को डी, समझना, ये सब क्या है, डिसलेक्सिया है अगर देखें तो। बट डिसलेक्सिया किसका पार्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी का। अधिगम अक्षमताएं, डिफरेंसेस नहीं है, ये प्रेफरेंस नहीं है, स्टाइल नहीं है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें बहुत सारी आती हैं। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है जो लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिसमॉर्फिया शेप आपको अजीब सी नजर आएगी, है ना, इस तरीके के, डिस्टोपिया एकदम अजीब दुनिया लगेगी, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी में होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मेंटल पावर्स उसकी अच्छी खासी हैं, बट वायरिंग जो है ब्रेन की वो कुछ चीजों को लेकर के डिफरेंट है। ठीक है बात, सभी को हाय हेलो है, जितने भी लोग लिख रहे हैं आंसर कीजिए अब तो, हाय हेलो छोड़ के। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आज टीचर, पेडागोजी के सिलेबस के लिए टेंशन ना लो, सीडीपी का एक एक चैप्टर मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, अभी भी ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस हैं, बट फिर भी मैं कराऊंगी टाइम टाइम पे रिवीजन, है ना। आ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड जेस्चर्स। भाई एक शिक्षक है, शिक्षिका है, ठीक, एक स्टोरी सुना रही है या सुना रहे हैं, किसके थ्रू, एक्शंस के और जेस्चर्स के थ्रू। मतलब जेस्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अलावा एक्शंस का, ठीक। कौन सी क्लास है, क्लास थर्ड है। After this, she asked them to draw a picture on the story in groups. स्टोरी खत्म कर दी इन्होंने जेस्चर्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू बता दी पूरी स्टोरी। उसके बाद क्या बात हो रही है, एक काम दिया गया बच्चों को कि ग्रुप में बैठ करके 3-3 के ग्रुप बना लो, जैसे वाइगोस्की कहते हैं कि भाई सोशल ग्रुप्स में हम बेहतर सीखेंगे। ग्रुप बनाओ और पिक्चर्स ड्रॉ करो, जो आपने स्टोरी में देखा, समझा, जाना, सुना, उसको ड्रॉ करो, ठीक। अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो टीचर ने ऐसा कहा है, जो पिक्चर्स ड्रॉ करने की बात की है, वो क्यों की है? मतलब इस एक असाइनमेंट का, इस एक टास्क का उद्देश्य क्या है एज पर दैट पर्टिकुलर टीचर, या फिर अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एक टीचर के, तो बताएं एक बार ए के बारे में क्या ख्याल है, अभी पढ़ेंगे तब बताएंगे। शी वॉन्टेड टू असेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी, मतलब जो टीचर है वो उनकी कॉम्प्रीहेंशन, उनकी समझ, कितना वो समझ पाए उसे, एक स्टोरी से कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाए, वो उनकी जब पिक्चर ड्रॉ करेंगे बैठ करके तब पता लगेगा आपको। या फिर शी वॉन्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के लिए पार्टिसिपेशन था, तो स्टोरी की बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, आराम से कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाता, तो ये रेलिवेंट नहीं है। फिर है शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, फिर से वही बात है, ड्राइंग की क्लास नहीं है, आपका हर एक्टिविटी जो है वो लैंग्वेज की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करेगी। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो शी एंगेज देम इन ड्राइंग। अब ऐसी जो भाषा है ना, वो लगती तो बड़ी प्यारी सी है, बट आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो ड्राइंग की क्लास चल रही है, लेसन प्लान अगर खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपने किसी भी चीज में एंगेज कर दिया, है ना, कुछ रेलिवेंट तो कराएंगे ना आप सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बेस्ट आंसर क्या बन गया यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही है कि बच्चों ने कितने बेहतर तरीके से उस स्टोरी को समझा। ये बात जब वो ड्रॉ करेंगे उस स्टोरी की कुछ इमेजेस ग्रुप्स में बैठ के, तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षण विधियां एक बार सर्च कर लीजिए, कई सारी वीडियोस आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएंगी टीचिंग मेथड्स के। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स व्हिच आर, भाई एक्टिव वोकैबुलरी में कौन से शब्द इन्वॉल्व होते हैं, या एक्टिव वोकैबुलरी क्या है। एक्टिव होती है एक वोकैबुलरी, पैसिव भी हम एक बोलते हैं। यूज्ड फ्रीक्वेंटली, एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैब है जो बार बार हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं समय समय पर। फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल है, यूज्ड ओकेजनली, कभी कभार यूज करते हैं। या डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बताएं एक बार, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कई लोग बी भी आंसर कर रहे हैं। आशीष मैथ्यू यूज्ड फ्रीक्वेंटली लिख रहे हैं, अभिनव ने ए, पूजा ए, बी नहीं होगा, जितने भी लोग बी लिख रहे हैं। क्यों? एक्टिव से तो आप वैसे भी समझते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी मतलब जो ज्यादातर फ्रीक्वेंटली यूज में रहती है। आप देखते हैं कि कुछ ही वर्ड्स होते हैं, या कुछ वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी कन्वर्सेशन में या नॉर्मल लाइफ में यूज होते हैं, ठीक, जिनको आप एक्टिवली यूज करते हैं, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी में वो वर्ड्स आ जाएंगे जो फ्रीक्वेंटली हम बार बार यूज करते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी, बहुत सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकता है, इजी हो सकता है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो जनरली हम यूज करते हैं अपनी
जैसे जनरली मैंने अभी बोला, ये भी जनरली वर्ड है, ठीक। तो एक्टिव वोकैब में हम इसको यूज करते हैं। पैसिव वोकैब में क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो डिफरेंट हो सकते हैं, शायद जिनको आप समझ तो पाए बट फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, वो पैसिव वोकैब में आ जाएंगे, ठीक। फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल होता है। फोनोलॉजिकल मतलब सुनने का जो स्ट्रक्चर है साउंड से रिलेटेड, वो एक बेहतर फॉर्म्ड वे में सुने जाए, या फिर लेक्सिकल मतलब मीनिंगफुल, जिनका मतलब हो अपना, कुछ इंडिपेंडेंट वर्ड्स हो। तो बात यहां उसकी तो हो नहीं रही। यूज्ड ओकेजनली, कभी कभार, जी नहीं। एक बार को पैसिव होता तो सोच लेते। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, जरूरी नहीं है, तो नॉर्मल वर्ड्स हैं जिनको सभी यूज कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल एक वर्ड बोला मैंने, ये एक्टिव वोकैबुलरी का ही हिस्सा हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आंसर था इसका ए ऑप्शन, यूज्ड फ्रिक्वेंटली। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज। भाई पोइट्री को पढ़ाने का मेजर एम क्या है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है पोइट्री, जिसको शायद पद्य कहते होंगे हिंदी में, उसको पढ़ाने का। जैसे पोयम या बाकी चीजें आप पोइट्री में समझते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर ही हैं जो ये मेन क्वेश्चंस रहेंगे, वो प्रीवियस ईयर रहेंगे, क्योंकि अगर आपने बेहतर सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर किए हुए हैं, आप मार नहीं खा सकते। आंसर कीजिए फटाफट से। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का डेवलपमेंट, ग्रामर डेवलप कराना चाहते हैं आप, इसलिए पोइट्री पढ़ाते हैं। फिर तो वोकैब आप डायरेक्ट शुरू करा दीजिए या ग्रामर रूल्स शुरू करा दीजिए। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोइट्स, पोइट्स बना देंगे आप पोइट्री पढ़ा करके। हर बच्चा पोइट बन जाएगा क्या, जी नहीं। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, वोकैब डेवलप करानी है, फिर से वोकैब की क्लासेस दे दो ना। पोइट्री में तो जरूरी नहीं है कि आप, ये सारी चीजें हो सकती हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगी। भाई भाषा की कक्षा है तो सारी चीजें होंगी, बट मेन मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वो होगा एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। आप एप्रिशिएट करना सीख पाए, चाहे वो ब्यूटी हो, नेचर हो, एस्थेटिक सेंस होता है हम ह्यूमन बींग्स में, और पोइट्री उसको बहुत ज्यादा एनहेंस करती है। तो एंजॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन, जब वो प्रॉपर पोएम्स चल रही हो, छोटी क्लास के लिए अलग फील रहेगा, बड़ी क्लास के लिए अलग फील रहेगा, ठीक। डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे सेवंथ क्वेश्चन पर। मॉर्फीम इज द, मॉर्फीम क्या है। अब इस पे भी एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, मॉर्फीम हो, फोनीम हो, सिंटैक्स हो, सिमेंटिक हो, है ना, बताएं एक बार। हिंदी वर्जन तो इस बार की सीटेट में नहीं आ पाएगा, बट डिस्कशन जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, है ना। जितने ज्यादा मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में डिस्कशन कर पाऊँ वो ज्यादा अच्छा है, अभी कि मैं मतलब बुक पर प्रॉपर दोबारा से काम शुरू करूं, है ना। अभी तो इंग्लिश वाली ही रहेगी। मैम प्लीज रिप्लाई करना, पेपर 2 की तैयारी कैसे करूं, SST है। एनसीईआरटीज उठाइए सिंपल तरीके से और प्रीवियस ईयर, बाकी मैं एक वीडियो स्ट्रेटेजी पर बना दूंगी, है ना। बहुत ही बढ़िया आंसर मिक्स जा रहे हैं आपके। मॉर्फीम, यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, नए मीनिंग में आप उसको तोड़ करके कुछ भी बना सकते हैं इससे। मान लो वाटर लिखा है ना, मैंने तोड़ दिया इसको, वाटर कर दिया, इसका मीनिंग कुछ बचेगा, फिर नहीं बचेगा, ठीक। तो इसलिए आंसर हो जाएगा गलत। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज, फ्रेज की स्मॉलेस्ट यूनिट, जी नहीं, ठीक। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम। ये जो यहां तक की लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, स्मॉलेस्ट का मतलब ही है कि सबसे छोटी इकाई किसकी, मीनिंगफुल, मीनिंग की, अर्थ की। उससे नीचे अगर आप तोड़ते हैं तो अर्थ नहीं बचेगा फिर। जैसे अगर वाटर को तोड़ा तो अर्थ नहीं बचेगा फिर। तो मीनिंगफुल जो सबसे छोटी इकाई है वो है मॉर्फीम। अगर पूछ लेता साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो फोनीम हो जाता। जैसे फोनीम साउंड की है, फोन से आप समझ सकते हैं फोन किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, भाई बात करते हो ना फोन पे, ठीक। तो फोनीम हो जाती साउंड की सब स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे CH, PH, च, फ, ब, ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स हैं, यानी फोनीम्स हैं, ठीक है बात। सिमेंटिक्स होता है कि मीनिंगफुल एक स्ट्रक्चर में बंध पाए, जो भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में हो। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर की बात करेगा सिर्फ और सिर्फ, भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज करोगे, इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे, आंसर था यहां पर डी ऑप्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, जिसको आप और नहीं तोड़ सकते, वो है मॉर्फीम। अगर हम देखना चाहें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहां पर, तो देख सकते हैं फोनीम्स साउंड से रिलेटेड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड या स्पीच यूनिट्स, इससे ज्यादा आप तोड़ करके नहीं बोल सकते। जैसे च है, ठीक, लगभग 100 फोनीम पॉसिबल है, बट इंग्लिश में हम लगभग 40 ही यूज करते हैं, ठीक है बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बिल्कुल लर्न विद फन रवि गुप्ता में बना दूंगी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो। मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक। इसके अलावा सिमेंटिक्स क्या है,
सिमेंटिक्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड कॉम्बिनेशन, जो वर्ड कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे वो कितना सार्थक है। ठीक, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ो, खैर, है ना, जैसे मतलब जनरली कई लोग लिखते हैं एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर जैसा कुछ वर्ड नहीं है, मतलब दवाई थोड़ा ना है, अगर इंसान थोड़ा ना एक्सपायर होता है। ठीक, तो ये वर्ड क्या है, इसको रिप्लाई मतलब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है किसी भी एक नॉर्मल वर्ड से, बाकी जो यूज करने लायक हो। तो सिमेंटिकली गलत है, मतलब तो आप समझ गए, स्ट्रक्चर भी ठीक था, लेकिन सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है कि इंसान एक्सपायर नहीं होता, दवाइयां या चीजें एक्सपायर होती हैं। ठीक, सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स। भाई अरेंज कर दिया आपने वर्ड्स को एक सेंटेंस में, जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो रूल्स के अकॉर्डिंग जाना। ठीक, तैयब हुसैन नाम ले लिया आपका। तो ये बेसिक चीजें थी। और इसके अलावा एक चीज होती है प्रैग्मेटिक्स, जो पूछ ली जाती है कई बार। प्रैग्मेटिक्स है कि आप प्रैक्टिकली लैंग्वेज को कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। जैसे आप पापा के सामने बोलते हैं, वैसे आप दोस्तों के सामने नहीं बोलते, तो आपको पता है किस सिचुएशन में किन शब्दों का या किन बातों का प्रयोग करना है। सेम बात को आप अलग तरीके से कहेंगे, तो वो प्रैग्मेटिक्स या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, रियल एस्पेक्ट है, जिस तरीके से आप यूज करते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे 8th क्वेश्चन पर। कुछ 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 मार्क्स की आती है एक सब्जेक्ट में पेडागोजी, और 15-15 के सेट ही हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, सीडीपी 9 बजे ही होती है आज, क्योंकि बहुत ज्यादा सेशन नहीं हो रहे हैं, आगे मैं लूंगी 1-2 दिन बाद ज्यादा सेशन करेंगे, 3-4 सेशन करेंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट बदलते रहेंगे ताकि रिवीजन आपका होता रहे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। आ टीचर ऑफ क्लास सेकंड, भाई कक्षा 2 का एक शिक्षक है या शिक्षिका है, uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in teaching English as a, मतलब क्या है बात का, एक कक्षा 2 का शिक्षक या शिक्षिका जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है ना बच्चे का, लर्नर की जो नॉलेज है अपनी भाषा की, उसको एक ब्रिज की तरह यूज करती है शिक्षिका। किसके बीच में ब्रिज? मदर टंग, जो उसकी मातृभाषा है, मान लीजिए हिंदी, और जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज जिसको आप सिखाना चाहते हैं, जनरली यहां पर हम इंग्लिश मान लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ये, अगर आपको पंजाबी सीखनी है तो वो टारगेट लैंग्वेज हो गई। ठीक, तो ये जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको सिखाने में ब्रिज का काम कर रही है क्या? बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जो उसकी मदर टंग है। ठीक, अब यहां जो प्रीवियस नॉलेज या फिर जो लर्नर की नॉलेज है या लैंग्वेज है, वो क्या है, या इंग्लिश को सीखने में कैसा काम करेगी? एक रिसोर्स का, एक पैटर्न का, एक हिंड्रेंस या फिर ट्रांसलेशन। अब देखो, जब आप यूज कर रहे हो ना लैंग्वेज, ऐसी चीजें आप रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हो यहां, ताकि नई भाषा को सीख सको, चाहे ट्रांसलेशन के थ्रू, चाहे आप अपने लैंग्वेज में उस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहे हो ट्रांसलेट करके, तो ये रिसोर्स है। ठीक, सिंपल बात है। और रिसोर्स बहुत बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा लैंग्वेज के क्लास में, रिसोर्स वर्ड पर। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़िया तनु। 9th क्वेश्चन है बिक्स स्टैंड्स फॉर, मतलब बिक्स, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में भी, 19 में, मुझे लग रहा है 2-3 बार से ज्यादा ही आ गया होगा, कम नहीं आया। बिक्स का मतलब क्या है? बिक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? बिक्स की फुल फॉर्म सिंपली पूछिए। ठीक, व्हाट इज बिक्स, बताइए एक बार, लिख करके बताइए। बहुत बढ़िया पूजा चंद्रा। एमपीटेट पर फोकस करो, एमपीटेट के लिए कुछ वीडियोस में कर लूंगी, अभी समय दीजिए, जो चल रहा है एक बार उसको देखने की कोशिश कीजिए, मेरी कोशिश रहेगी। हाँ 28 को होगा सोनम, बिल्कुल, उधर उसका भी इंतजार चल रहा है बहुत दिन से। खैर, बिक्स की फुल फॉर्म बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज या क्या होगी? ऑप्शंस पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि बिक्स की फुल फॉर्म एक ही हो सकती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। मतलब ये बेसिक स्किल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं लैंग्वेज की, कोई भी जो प्रोफिशिएंसी या इतनी जो बेसिक स्किल्स हैं जिनको आप फेस टू फेस कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं या बात समझने और कहने में यूज करते हैं, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं जो आप एक दूसरे से या लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक भाषा का इस्तेमाल है। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, 10th क्वेश्चन है आ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, मतलब कि एक शिक्षिका है, एक शिक्षक है, वो क्या चाहता है? लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, मतलब भाषा की एक तरीके से बहुत ज्यादा जगह हो या इंपॉर्टेंस हो क्लास में, या ज्यादा इस्तेमाल हो। ठीक, तो रिच लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट जहां भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा हो, तो इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए? बताएं एक बार। सबसे पहले मैंने बोला, बहुत बढ़िया हरकेश, जो भी बोला पता नहीं क्या बोला, मतलब आंसर ही दिया होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ।
पहला है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जहां बच्चों को भाषा देखने का, नोटिस करने का, सुनने का मौका मिले, उनको यूज करने का मौका मिले। फिर है आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स। यहां बात किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की नहीं हुई, बात हुई है भाषा के एक्सप्रेशन की। भाषा को आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे, अब कोई भी भाषा हो सकती है, तो इंग्लिश की तो बात हुई ही नहीं है। एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। अब इतना आसान अगर लैंग्वेज लैब एस्टैब्लिश करना होता, सिंपली एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट देने के लिए, भाषा तो आप कहीं भी इस्तेमाल करते हैं या हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज लैब में जाएंगे जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई बार जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे हकलाने की प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी कई बार लैंग्वेज लैब को हम यूज करते हैं, जहां ये स्टैटरिंग की प्रॉब्लम या ये सब चीजें दूर की जाती हैं या थोड़ा सा अलग तरीके से स्पेसिफिक होकर के फोकस किया जाता है। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज। अब आप मतलब कम चीजों में, कम संसाधन में ज्यादा काम करने की, ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, पेरेंट्स क्या करवाएं पेरेंट्स से ये नहीं, ठीक है। तो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, जहां बच्चे भाषा को सुन सकें, चाहे वो टेप रिकॉर्डर के थ्रू सुने, आपसे सुने, आपस में डिस्कशन के थ्रू सुने, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स पे बना दूंगी वीडियो असीम। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज अ और एन डैश रीडिंग। भाई बच्चों के लिए जो लिटरेचर है, जो क्या क्या कहेंगे लिटरेचर को, एक बार हिंदी में लिखिएगा। साहित्य, हाँ, जो बाल साहित्य कह लीजिए या बच्चों के लिए जो साहित्य है, उसको हम किस तरीके से या किस तरीके की रीडिंग कंसिडर करेंगे या सुनिश्चित करेंगे, बताएं एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, डाउट बचे तो लास्ट में एक बार पूछिएगा, है ना। साहित्य, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। इंस्पिरेशनल सोर्स कहेंगे, हिंड्रेंस कहेंगे, एडिशनल बर्डन कहेंगे या ऑथेंटिक सोर्स कहेंगे। अब ये तो एडिशनल बर्डन हो गया, हिंड्रेंस हो गया, ये सब तो ऐसी चीजें भाई जिससे बच्चा भाषा बेहतर सीख पाए, वो हिंड्रेंस कैसे हो सकता है, ठीक। इंस्पिरेशनल ही हो हमेशा जरूरी नहीं है, बट हो सकता है सिचुएशंस में, लेकिन हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑथेंटिक सोर्स है, जिसके थ्रू आप एक विजन रख सकते हैं और उसको टारगेट को अचीव भी करा सकते हैं। आप क्या दे रहे हैं लिटरेचर में वो इंपॉर्टेंट है, और इसको ऑथेंटिक हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जितने भी राइटर्स हैं या लोग हैं वो अपना एक विचार दे रहे हैं यहाँ पे, तो ऑथेंटिक सोर्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम ऑथेंटिक सोर्स लेकर के चलेंगे, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए। आपकी लाइव क्लास का फर्स्ट लाइव क्लास है, बहुत बढ़िया मेहता साक्षी, सही है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। तोड़ के अगर हम समझेंगे ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो आसानी से समझ पाएंगे। नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए साहित्य की एक फॉर्म नहीं है, एक विधा नहीं है। अगर हम बात करें, नॉट पूछा है, नॉट जहां पूछा हो, बहुत तेजी से ऐसे 3 इडियट वाले कान खड़े करके थोड़ा सा सीरियस होके अवेयर होके आंसर करना होता है, नहीं तो 1 नंबर फ्री में चला जाएगा। क्वेश्चन आसान होगा नॉट वाला, लेकिन नॉट एस्केप करने की वजह से या स्किप करने की वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर कमेंट्स आप लोग के चल रहे हैं, एनर्जेटिक एकदम। मिथ्स एंड लीजेंड्स जो हैं, मिथ्स एंड लीजेंड्स जो कहानियां हैं, दुनिया भर की कोई भी कहानियां हो सकती हैं। लीजेंड्स होते हैं मतलब जिनमें महापुरुषों की कहानी हो गई, या कुछ जैसे कोई युद्ध के बारे में कोई बात चल रही है ना। टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में पहले हीरोज रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ना। पिक्चर बुक्स के थ्रू एक स्टोरी को समझना। तीनों ही बातों में क्या एक स्टोरी बन रही है, एक साहित्य की बात हो रही है, कुछ ना कुछ कहानी या कुछ रिलेट कर पाएगा बच्चा। लेकिन थिजोरस क्या है, थिजोरस एक तरीके का वोकैब कह लीजिए, शब्द भंडार कह लीजिए, डिक्शनरी कह लीजिए अगर आसान भाषा में कहूं तो, ठीक, जिसके थ्रू आप वर्ड मीनिंग या वर्ड्स को और डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन ये कोई अपनी कहानी नहीं देता, ठीक। तो ये थिजोरस जो है वो कभी भी लिटरेचर का पार्ट नहीं होगी। ये क्वेश्चन पहले भी घुमा करके इस तरीके से पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देती हूं कि आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करें, समझ के करें, ठीक। आगे बढ़ेंगे 13th क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरमेंट। प्रिंट रिच एनवायरमेंट क्या है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लासरूम में या क्लासरूम में। 1 मिनट में आप लोग के कुछ कमेंट्स देख लेती हूं। बहुत बढ़िया नियाज, चलिए मैं ध्यान रखूंगी। पहले आपके लिए चारों ऑप्शन ही आप पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन ही करूंगी, ठीक। बताएं एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरमेंट। सही नहीं है, नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरमेंट मतलब कक्षा में जो
आप देखते हैं चार्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल लगा हुआ हो क्लासरूम में, उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं होगी, नॉट करेक्ट? बताओ एक बार। पहला है पिक्चर्स और पोस्टर्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्संस एंड हैपनिंग्स। जो पिक्चर्स हैं, पोस्टर्स जो आपने क्लासरूम में लगाए हुए हैं, स्कूल में लगाए हुए हैं, वो सब क्या है, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को बात करने के बारे में अलग अलग चीजों पर। ठीक है, बात तो सही है। फिर है एनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, पोस्टर्स, स्टोरीज एटसेट्रा एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास। मतलब कि बच्चों को एनकरेज करेंगी, जो पोस्टर्स हैं, जो भी प्रिंट रिच एनवायरमेंट है, कि वो अपनी कुछ पोएम्स या पोस्टर्स क्रिएट करके लाएं, स्टोरीज बनाएं और उनको डिस्प्ले करें कक्षा के अंदर। मे बी इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रेलिवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज। मतलब संदर्भित कुछ एक कॉन्टेक्स्ट से जुड़ पाएंगे बच्चे। मे बी फिर है वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। मतलब कि यदि एक मटेरियल को आपने पेस्ट कर दिया, दीवारों पर चिपका दिया, तो उसको पूरे एक सेशन तक आप हटा नहीं सकते या हटाएंगे नहीं। आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर आप अब तक जान चुके होंगे। ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव हैं कि आपने प्रिंट रिच एनवायरनमेंट दिया कक्षा में। लेकिन जो फोर्थ बात है, ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं लग रही, बिल्कुल भी मतलब कनेक्शन इसका बन नहीं रहा से प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से, कि एक बार अगर आपने दीवारों पर कुछ चीजें चिपका दी या पोस्टर्स चिपका दिए तो उनको आप पूरे सेशन हटाएंगे नहीं। ये रिप्लेस होते रहने चाहिए अलग अलग बच्चों के काम से या अलग अलग टीचर्स के काम से, अलग अलग। जैसे ही आप देखते हैं भाई गांधी जयंती आ रही है तो उस तरह के पोस्टर्स हैं, कुछ और इवेंट है तो उस तरह की चीजें हैं, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हटाना ही नहीं है। तो डी ऑप्शन होगा सिंपल आंसर। आगे बढ़ेंगे 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन है आ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन। भाई एक टीचर ने एक संवाद को पूरा करने का टास्क दिया बच्चों को, और कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 5वीं के, क्लास 5 के। द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। भाई ये जो टास्क है इसका रोल क्या होगा, इसका औचित्य या क्यों कराया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपने क्या दिया, एक डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए दिया 5th क्लास के बच्चों को। ठीक, वीरेंद्र प्रसाद जी 28 से होगा शुरू, 28। सेम कमेंट बहुत बार आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं कई बार। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशंस। भाई आप कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, इसलिए आप कह रहे हैं डायलॉग पूरा करो। टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स, सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स पर ही फीडबैक दे पाए आप, इसलिए कह रहे हैं कि डायलॉग पूरा करो। या फिर टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ाना चाहते हैं। या फिर द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो सेपरेशन है कि बोलने वाली भाषा अलग है, रिटन भाषा अलग है, इससे पता लगेगा। जी नहीं, कोई किसी ने तो कमेंट किया है भाई, नेहा कह रही हैं थोड़ा स्लो पढ़ा दीजिए। अभी कल परसों किसी ने लिखा था कि आप तो बहुत स्लो हो गए हो, आज आज लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा दीजिए। चलो मैं थोड़ी सी स्पीड और कम करने की कोशिश करूंगी, है ना। वैसे एक्सप्लेनेशन काफी चल रहा है, बता दिया करो जैसी भी बात हुआ करे। ठीक, बताओ एक बार, फीडबैक आप लोगों का जरूरी है। आंसर क्या होगा? टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशंस। मतलब कि जो कन्वर्सेशन है वो बेहतर बन सके, कंप्लीट करके बच्चा ये समझ पाएगा चीजों को। ठीक है, तो आंसर होगा ए, सिंपल। सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स को सही करने की बात नहीं हुई है, स्ट्रक्चर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं और डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज की। अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे ना ऑप्शंस को, तब भी आप समझ पाएंगे, सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, कई बार आप एलिमिनेट भी कर लेते हैं, गलत चीजों को हटा लेते हैं, तो सही आंसर तक पहुंच भी जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 15th क्वेश्चन आज के लिए लास्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में, पेपर 1 पेपर 2 अगर आप उठा करके देखें। यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग व्हाट। भाई कक्षा में आप रियलिया को यूज कर रहे हैं, नीलम देवी जी नाम ले लिया आपका, रियलिया को यूज कर रहे हैं आप भाषा की कक्षा में, तो क्या मतलब है इसका या क्यों कर रहे हैं ये बताइए। पहला है रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स, आप रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं या टारगेट सेट कर रहे हैं बच्चों के लिए। या फिर रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि आपके जो असली लेवल है बच्चे का वो निकल करके आए पेरेंट्स की नजर में। या फिर
बहुत बढ़िया मनीष, कह रहे हैं बहुतों को आपने सीडीपी का टीचर बना दिया। मैं तो बस डिस्कस करती हूँ कुछ चीज़ें, वो भी बिना रुकावट के कि मैं 4 चीज़ें यहाँ कराऊँ, 4 कहीं और कराऊँ, या आपको कुछ दूँ कुछ ना दूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे आती रहेंगी, जैसे भी आप सीख पाएँ, मैं सीख पाऊँ आप लोगों से। रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, मतलब कि रियल लाइफ सिचुएशंस का आप यूज करते हैं, या रियल ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल आंसर है इसका डी ऑप्शन, सी नहीं है जितने भी लोग सी कर रहे हैं, इसका आंसर होगा रियल ऑब्जेक्ट्स। ये रियलिया और रियल ऑब्जेक्ट्स को आप चाहें तो दिमाग में एक साथ रख लीजिएगा एसोसिएट करके। रियलिया मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज करना क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड शिक्षण सहायक सामग्री की तरह। भाई आप एप्पल के बारे में बता रहे हैं तो एप्पल की आपने या तो कोई डमी दिखा दिया या फिर आप रियल एप्पल ले आए। रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब आप टीचिंग एड्स बना करके उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो है रियलिया एज टीचिंग एड्स, या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। जैसे चेयर के बारे में बताया तो चेयर आपने सामने दिखा दी, है ना, इस तरीके की चीजें। ठीक है बात, होपफुली ये चीजें क्लियर हुई होंगी। सी नहीं होगा, देखो सिचुएशन की बात नहीं होती, रियल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स की भी नहीं होती। अगर आपने जल्दी में पढ़ा होगा तो गलत कर दिया होगा, इसलिए डी होगा रियल ऑब्जेक्ट्स। पढ़ना जरूरी है पेडागोजी में, धीरे से, मतलब स्पीड तो बन जाएगी जब आप कुछ दिन शुरुआत में फोकस करके समझेंगे भाषा को, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद आपकी स्पीड भी बनने लग जाएगी, लेकिन सही मीनिंग निकाल पाना बहुत जरूरी है। रियल या का एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, मान लीजिए पेड़ के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, ट्री के बारे में, तो आपने एक ड्राइंग बनाई या एक आपने प्रिंट आउट लिया, उसको कट करके और आप ऐसे दिखा रहे हैं सामने, ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और ट्री भी शो भी कर रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए एक तरीके से, या तो उसका डमी हो सकता है या तो रियल ऑब्जेक्ट को भी आप ला सकते हैं। ठीक, जैसे ये एप्पल है, एप्पल को एप्पल की तरह दिखा दिया, बॉटल अगर बात कर रहे हैं तो बॉटल को बॉटल की तरह दिखा सकते हो, इस तरीके की चीजें। ठीक है, 1 मिनट रुको, किसी को तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा, सही इस्तेमाल नहीं करते कई लोग। 9 बजे तो होता ही है लाइव, इसके अलावा जैसे जैसे एग्जाम भी आएगा और मैं भी थोड़ी बेहतर स्थिति में आऊंगी तो ज़्यादा ही होंगे सेशंस, है ना। हाँ, टेलीग्राम पर मिल जाएगा जो आपका पीडीएफ है कल परसों और उससे पहले दिन का। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे ही, है ना। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल यही है, लेट्स लर्न स्क्वाड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई लोग बहुत बार पूछते हैं। ठीक, तो आज की कहानी इतनी ही, मिलते हैं किसी और सेशन में जो कि कल होगा। योर वे ऑफ टीचिंग रियली नो डाउट। धन्यवाद, मैं कोशिश करती हूँ कि बेहतर तरीके से हम कुछ डिस्कस कर पाएँ। और कोई समस्या हो तो बताओ। रीड के लिए बेस्ट बुक्स का आइडिया नहीं दे पाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक रीड के लिए स्पेसिफिकली मिलना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो फिर भी देख लूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, अगर स्टार्ट नहीं किया अभी तो टाइम भी है। हाँ सही है सही है। सीडीपी हिंदी में कराना, बाइलिंगुअल कर लेंगे इस बार। सीडीपी को थोड़े से अलग तरीके से इसलिए करेंगे क्योंकि एक एक वीडियो करके फायदा नहीं है, जैसे मैं 2 बार ऑलरेडी करा चुकी हूँ और पता नहीं कितनी बार उसके अलावा भी रिवीजन में भी ला चुके हैं हम लोग। जैसे मान लो 4-5 टॉपिक हैं शुरू के आपके सिलेबस के, एक साथ करेंगे उनको, फिर अगले 4-5 टॉपिक को एक साथ करेंगे, तो काम मतलब हो जाएगा अच्छे से रिविजन, उसकी टेंशन नहीं है, बट थोड़े से डिफरेंट वे में करेंगे। ठीक है, ये टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्स करके क्वेश्चंस चलते रहेंगे। अभी ये पहला ही सेशन है इंग्लिश पेडागोजी का, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां कॉन्सेप्ट्स भी लेकर के आएंगे, कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस भी। चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, अगर अभी तक चैनल से ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।